मित्रों नमस्कार। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम। मित्रों मैं दिलीप पांडे, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। तो मित्रों आज रात को 8 बजे हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का राष्ट्र के नाम संबोधन होगा, लगभग 8:30 बजे। और अगर इसको हम राष्ट्र के नाम संबोधन नहीं बल्कि अगर इसको हम राष्ट्र के नाम रुदन कहें तो ये ज़्यादा बेहतर होगा। क्यों ज़्यादा बेहतर होगा? क्योंकि दरअसल हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी, जो कि वैसे भी कहते हैं कि देश के सबसे बड़े एक्टर हैं, एक्टिंग करने में जानते हैं आप कितने माहिर हैं वो, तो अब वो आज रात को 8:30 बजे आकर के रोने धोने का नाटक करेंगे, रोएंगे, रुदन करेंगे। और क्यों रोएंगे? वो इसलिए रोएंगे क्योंकि साहब वो कहते हैं ना कि वो नाक से बोलते हैं ना वो, तो कि मित्रों मैंने तो पूरा प्रयास किया कि महिला आरक्षण विधेयक पास हो जाए, लेकिन विपक्ष ने साजिश करके इस विधेयक को गिरा दिया। तो आप लोग तो मतलब मोदी जी इसी तरह से आप जानते हैं नाक से बोलते हैं। हमारे एक मित्र हैं सौरभ दुबे जी, उनके यहाँ मैं गया था, एक बार चर्चा हो रही थी, तो वो समुद्र शास्त्र भी अच्छा जानते हैं। तो वो बता रहे थे कि जो आदमी नाक से बोलता है ना वो आदमी कई बार ना बड़ा अंदर से बड़ा वो होता है, मतलब ऐसा कह रहे थे मुझसे, वो बड़ा चालू टाइप का होता है। तो कोई बुरा ना माने अगर किसी को ऐसा लगता हो, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं, मैं ऐसे मजाक कर रहा हूँ। तो खैर, तो हमारे प्रधानमंत्री जी जो है आज राष्ट्र के नाम में रुदन करेंगे, रोएंगे और रो रो करके बताएंगे कि साहब देखिए हमने तो कितना प्रयास किया कि महिला जो ये नारी शक्ति वंदन अधिनियम है ये पास हो जाए, लेकिन ये पास नहीं हो पाया क्योंकि इसकी वजह जो है वो विपक्ष है, राहुल गांधी है, ये लोगों ने पास नहीं होने दिया। वो आपको ये सब बताएंगे। और ये सब जो कुछ भी पूरा खेल होगा, इस पूरे खेल में अगर देखा जाए ना, तो सबसे ज़्यादा अगर किसी की भद्द पिट रही है तो प्रधानमंत्री मोदी की पिट रही है। क्योंकि एक मैसेज चला गया है पूरे देश के अंदर कि जब आप इस बात को पहले से जानते थे कि आप इसको पास नहीं करा सकते, तो आप इसको फिर लाए क्यों? क्योंकि इसके लिए 2/3 बहुमत की आवश्यकता थी और आप इसको ऐसे वक्त पे लाए जबकि बंगाल में चुनाव भी चल रहा है। अच्छा, इन्होंने सोचा होगा एक तीर से दो शिकार हो जाएंगे। एक तरफ बंगाल में हम कह देंगे साहब कि वो ममता बनर्जी हैं तो महिला, ये महिलाओं के साथ नहीं है, महिलाओं को संसद में इन्होंने एंट्री नहीं होने दी संख्या बढ़ के, और दूसरी तरफ जो है इन्होंने सोचा कि चलो इसी बहाने ले भी आते हैं, परिसीमन वाला मामला भी चल रहा है सारा का सारा। तो समझने वाली बात दरअसल इस समय ये है कि इनकी भद क्यों पिट रही है। इनकी भद इसलिए पिट रही है क्योंकि इनको ये बात समझ में आ चुकी है पूरी तरह से कि इनके साथ अब कोई खड़ा नहीं है। पहले क्या था, ये कोई भी नैरेटिव चलाते थे, कोई भी नैरेटिव एक्स वाई जेड कुछ भी नैरेटिव चलाते थे, इनका हर नैरेटिव जो चल जाता था। अगर ये कह देते कि राहुल गांधी पप्पू है तो लोग ये मान लेते थे कि हाँ साहब राहुल गांधी पप्पू है, क्योंकि पूरा देश में जो खासकर सामान्य वर्ग था वो इनके साथ में खड़ा था, इनको हर पल सपोर्ट करता था। अब सामान्य वर्ग ने अपना साथ पूरी तरह छोड़ दिया है और यही वजह है कि इनको ये जो राष्ट्र के नाम संबोधन करने की आवश्यकता पड़ी क्यों रही है। ये आवश्यकता इसलिए पड़ रही है क्योंकि इनका जो नैरेटिव है वो सोशल मीडिया पर पब्लिक के बीच में बिल्कुल डाउन चला गया है। मतलब ये अपनी कोई बात जो कहना चाहते हैं कोई मतलब देश को नहीं है। ये क्या पार्लियामेंट चल रही है, आप अपने घर में अपनी पत्नी से पूछ लीजिएगा, अपनी बहन बेटियों से पूछ लीजिएगा कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम क्या है, कैसे है, किसी को कुछ पता नहीं होगा। उनको क्या मतलब है जो है कि क्या किसको आरक्षण मिल रहा है, कहाँ मिल रहा है, उनको कोई मतलब भी इससे नहीं। ठीक है, तो इनकी कहीं भी बात सुनी नहीं जा रही है। लगातार इनकी रैलियाँ सारी फ्लॉप हुई। अब इनको लग रहा है कि ट्विटर पर हर जगह पर जहाँ से नैरेटिव सेट होता है वहाँ पर हर जगह पराजित हो चुके हैं। आज मैंने सोचा कि मेरे पास वो जो पहले आते थे तमाम तरह के ट्वीट्स वगैरह बीजेपी के, मोदी के, वो आते क्यों नहीं है। तो आज मैं कई बीजेपी IT सेल के जो लोग थे ना उनके ट्विटर अकाउंट्स पे गया तो मैंने वहाँ पे ये देखा कि वाकई में उन लोगों की रीच जो है एकदम ख़त्म हो चुकी है। मतलब कोई वो लोग जिन लोगों की ट्वीट वगैरह पहले 80,000 90,000 1 लाख लोग देख लिया करते थे, अब उन लोगों की ट्वीट ऐसे 4,000 5,000 6,000 लोग मुश्किल से देख रहे हैं। और वो पता है क्यों उनकी रीच घट गई है? सोचिए ये पूरा सिस्टम इनका, ये IT सेल काम पहले कैसे काम करता था, उसके कई उनके तरीके थे काम करने के। जैसे मान लो कि बीजेपी IT सेल किसी आदमी ने एक पोस्ट करी, तो उस पोस्ट को इसके बाद जो बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स हैं,
जैसे कि जो बड़े बड़े लोग हैं, जो कि बहुत जिनके सब्सक्राइबर हैं यूट्यूब वगैरह पे, वो उसको लेकर के उसको रिट्वीट कर दिया करते थे। जब वो उसको रिट्वीट करते थे तो उनके भी लाखों की संख्या में जो फॉलोअर्स होते थे वो उसको रिट्वीट करते थे। तो वो क्या ना कि बिल्कुल एम्पलीफाई हो जाता था, मतलब कई गुना दूर दूर तक उसकी आवाज़ जाती थी। अब क्या हो गया कि हर स्तर पर इनका रीच डाउन हो गई। अब क्या हो रहा है कि बीजेपी आईटी सेल जो ट्वीट कर रहा है ना, वो खुद ही पढ़ ले रहा है। कुछ बीजेपी के कार्यकर्ता खुद ही पढ़ ले रहे हैं और कोई मतलब नहीं। क्यों? क्योंकि बड़ी बात यह है कि जो बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स थे वो ज़्यादातर सामान्य वर्ग के थे, उन्होंने इनको रिट्वीट करने से मना कर दिया। अब वो रिट्वीट नहीं करते। हालांकि वैसे दिखाने के लिए यूट्यूब चैनलों पर कहते हैं, मोदी की बात करते हैं, पर टूटे हुए दिल से। अब वो मोदी की बात वैसे नहीं, दिल से नहीं करते हैं, इसीलिए वो आगे बढ़ाते ही नहीं उनके ट्वीट बीजेपी आईटी सेल के। पहले तो वो नहीं बढ़ाते। दूसरा ये है कि वो इसलिए भी नहीं बढ़ाते क्योंकि अब उनके साथ जो जुड़े हुए लोग बीजेपी आईटी सेल के, या जो लोग ब्राह्मण हैं, या जो क्षत्रिय हैं, या जो वैश्य हैं, या जो सामान्य वर्ग के जो लोग हैं, वो अब उन ऐसे ट्वीट्स को लाइक ही नहीं करते, शेयर ही नहीं करते, रिट्वीट ही नहीं करते, बल्कि अब वो सब यूजीसी के खिलाफ या मोदी खिलाफ ज़्यादा ट्वीट्स को रिट्वीट करते हैं। तो इससे इनके साथ क्या हुआ, इनके साथ हो गया बड़ा खेल। मोदी जी जो है वो जिस डाल पर बैठे थे, क्या कहते हैं उसको, कि मित्रों मुझसे तो गलती हो गई कि जिस ढाल पे बैठा था उसी ढाल को काट दिया। तो ये जो है इनकी गलती ये हो गई कि जिस ढाल पे बैठे थे ये मित्रों करने वाले, उसी डाल को इन्होंने बैठ करके जो काट दिया सामान्य वर्ग की, और अब सामान्य वर्ग के साथ नहीं है। यही वजह है कि कोई नैरेटिव चलता नहीं, कोई इनकी बात चलती नहीं। और सबसे बड़ी बात यह है, अभी एक बड़ी विचित्र घटना हुई और इस पर इनकी बहुत भद पिट रही है। वो क्या है, वो जो नारी शक्ति बंधन अधिनियम जैसे ही गिरा, वैसे ही उनकी बहुत सी महिला सांसद बीजेपी की थी, वो पोस्टर वोस्टर लेके चली आई नारेबाजी करने के लिए। तो अब लोग ये पूछ रहे हैं कि भैया ये कौन सा जादू ये सीख लिया कि जैसे ही इधर मतलब कि बिल गिरा और उधर संशोधन बिल गिरा, और इधर जो है क्या कहते हैं चुटकियों में तुरंत फटाफट कैसे अचानक तैयार हो गए, क्या कहते हैं कि ये जो बैनर पोस्टर थे। इसका मतलब तो ये है, या तो क्या कहते हैं कि मोदी जी ने, कहते हैं ना मोदी जी कहते हैं हम जादूगर हैं, या तो हो सकता है कि मोदी जी जादूगर हैं, उन्होंने जादू सिखा दिया अपनी महिला सांसदों को कि वो चुटकी बजाते ही जो है सारे बैनर आ गए। या तो फिर जो है कि ये पहले से तैयार करके रखे गए थे। दो में से एक ही बात होगी। जब पहले से तैयार करके रखे गए थे, इसका मतलब ये है कि बीजेपी जानती थी कि ये बिल गिर जाएगा। तो जब जानती थी कि गिर जाएगा तो लाई क्यों? और सबसे बड़ी बात यह है कि 2023 में भी आप लाए थे, तो उस समय आप लाए थे तो आपने उसमें क्या कहा था? उसमें आपने ये कहा था कि 2026 की जनगणना होगी, जनगणना के बाद जो है 2027 में परिसीमन शुरू होगा, और जब परिसीमन हो जाएगा तो उसके बाद 2030 में शायद 3-4 साल में होता परिसीमन। इसके बाद सीटें बढ़ती, फिर जाकर के जो है महिलाओं को उसमें वहाँ पे रिजर्वेशन मिल पाता, उनको 33% सीटें मिल पाती आगे आके। जब 543 से 850 होती तो मिल पाती। यानी उन्होंने पूरा यही सब अपना प्लानिंग की हुई थी। लेकिन पहले यही उनकी प्लानिंग थी 2023 में। लेकिन अब समस्या ये हो गई कि साहब 2023 से फिर 2034 आ जाता, 10 साल लेट हो जाता। तो अभी मोदी का प्लान ये था कि 2029 में आरक्षण मिल जाए महिलाओं को, और परिसीमन जो है हम अपने हिसाब से करा लें। तो अभी तो इनको ही समझ में नहीं आएगा अभी और आगे क्या क्या होता है। देखिए आप परिसीमन तो बेसिकली इन्होंने इसीलिए इसको लाया था, नारी संशोधन वाला पूरा इसलिए लाया था इन्होंने, नारी शक्ति बंधन संशोधन, क्योंकि इनको ये लगा कि सबसे अच्छा होगा कि हम 2011 की जनगणना जो है उसी को हम ले लेते हैं, आंकड़े को उसी हिसाब से परिसीमन करा लेते हैं। लेकिन अब जो विपक्ष है वो उसको ये लगता है कि अगर भाई ये अपने हिसाब से अगर परिसीमन कराएंगे, जाहिर सी बात है कि फिर इसमें अपने फ़ायदे का करा लेंगे परिसीमन, इसीलिए उसने परिसीमन कराने से मना कर दिया, उसने इस बिल को गिरा दिया। तो ये जो नारी शक्ति बंधन अधिनियम और परिसीमन दोनों को एक साथ जो ये जोड़ दिया गया ना, ये जुड़ जो गया, इससे विपक्ष को दिक्कत हो गई। अब इसी मुद्दे पर आज प्रधानमंत्री मोदी जी आकर के राष्ट्र के नाम संबोधन करेंगे और ये कहेंगे कि साहब देखिए हम तो इतने बड़े राष्ट्र के महिलाओं के हिमायती हैं, लेकिन क्या करें, ये बिल ही गिरा दिया इसने। सबसे पहली बात तो ये है कि अगर आपको आरक्षण महिलाओं को देना ही है तो आप जो इस वक्त 543 सीटें हैं उसमें से आप क्यों नहीं देते? अगले आप घोषणा कर दो 2029 में कि 2029 में हमारी, या ये कर दो ना कि हर पार्टी जो है वो 50% टिकट जो है महिलाओं को देगी, ऐसा कर दो। ऐसा भी नहीं कर रहे। सीटें क्यों बढ़ा रहे हैं? सीटें बढ़ाने की वजह क्या थी? सीटें ये इसलिए बढ़ा रहे हैं, पहले क्या था कि 10 लाख पर जैसे एक सांसद था 1971 में, अब आबादी इतनी बढ़ गई, अब आज की तारीख में 25 लाख पर एक सांसद है। हालांकि ज़रूरत है बढ़ाने की, इसमें कोई दो राय नहीं, ये बात सही है। लेकिन
बड़ा सवाल है वो ये है कि भाई तुम बढ़ाना तो चाहते हो, लेकिन अब बढ़ा तभी पाओगे जब तुम 2/3 से जीतोगे कि वो संवैधानिक संशोधन है, तो वो इतना आसान है नहीं, उसमें इनके पास बहुमत नहीं है, इसीलिए ये परेशान हो रहे हैं। और फिर भी आपको तरीका, अगर आपको वाकई में महिलाओं के अधिकारों को लेकर इतना ही प्रेम है, तो आप अपने यहाँ पे किसी महिला को प्रधानमंत्री बना दीजिए, या आप 2029 में सारे में अपने आधे टिकट महिलाओं को दीजिए, या ये जो 543 है इसमें कर दीजिए 33% आरक्षण। लेकिन इसमें नहीं कर रहे। इसमें क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि इसमें करेंगे तो इनके जो नेता के लोग हैं वो सब कहेंगे यार हम तो सांसद हैं यार, हमारे तुम्हारे मित्र हैं, हमारी सीट चली जाएगी यार, तो हमारे लिए खतरा बने हुए। इसलिए नहीं कर रहे, इसलिए इन्होंने सीट को बढ़ाने का फैसला लिया। सीट को बढ़ाना था तो उन्होंने कहा परिसीमन करेंगे, तो परिसीमन करने का फैसला लिया। तो बेसिकली मूल वजह ये है कि महिलाओं को आरक्षण जो है वो कोई देना चाहता नहीं है, देना चाहता भी है तो किसी तरह से एक बड़े उस अंदाज में। सबसे बड़ी बात यह है कि साहब हमको ये समझ में नहीं आता है कि महिलाओं को आरक्षण देके आप क्या करेंगे, तो मिलेगा क्या उससे? भाई जिसको मान लो 33% आरक्षण मिलेगा तो 50-100 महिलाएं सांसद बन जाएंगी, लेकिन समाज इतना बड़ा है, वहाँ महिलाओं को उससे कोई लाभ थोड़ी मिलेगा। महिलाओं को तो लाभ तब मिलेगा जब आप उनको, सबसे पहली बात तो आज की डेट में आप देखिए जिस तरह से जिहाद इतना बढ़ रहा है बड़ी तेज़ी से, आज सही मायने में ज़रूरत इस बात की है ना कि लोग वाकई में संस्कारित हो। पहले आरक्षण तो बात की बात है, अब तो गुरुकुल खोलने की ज़रूरत है ताकि हमारे बच्चे संस्कारित हों, और ये सब आधुनिक शिक्षा बंद करने की ज़रूरत है। लेकिन सरकार इस दिशा में कोई काम नहीं कर रही है। सरकार अपनी फर्जी की 1-2 कौड़ी की राजनीति कर रही है, वो बिल्कुल बेकार राजनीति कर रही है, तुष्टिकरण की राजनीति कर रही है। इससे देश का कुछ भला नहीं होगा, चाहे वो तुष्टिकरण महिलाओं का हो चाहे मुसलमानों का हो, किसी का वो तुष्टिकरण बेकार ही होता है। खैर, तो आपके इस पर क्या विचार है? अपने विचार रखिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।